जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। सीटेट, केवीएस और एनवीएस के और जेटेट की तैयारी करने वाले छात्रों, एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो किसी भी प्रकार के शिक्षक परीक्षा हेतु लाभकारी होंगे, और वह है टॉपिक एनसीएफ। इस वीडियो में आप जानेंगे सारे एनसीएफ के बारे में जो अब तक बने हैं और उसमें एनसीईआरटी ने क्या कहा है। एनसीएफ को बनाने का जिम्मा एनसीईआरटी को सौंपा जाता है और एनसीईआरटी एनईपी के तहत एनसीएफ की रचना करता है। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक देखिए कि आपको क्या मिलने वाला है। आप जानेंगे 5 एनसीएफ के बारे में, साथ ही उनसे जुड़े 15 महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हें भी आप जान पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट और एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ आप वीडियो का देखते हुए इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा ऑफलाइन बैच भी चलता है। टीचर्स लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल का भी नाम है और हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का भी नाम है। तो जो बच्चे हमसे तैयारी करना चाहते हैं सीटेट, जेटेट, केवीएस और जेएनवी की ऑफलाइन मीडियम से, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे इंक्लूडिंग रीजनल लैंग्वेज, तो आप हमारे इस पते पर जो कि नीचे दिया हुआ है और ये जो मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके विशेष जानकारी ले सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल से जुड़िए जिसका लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले पीडीएफ के लिए। चलिए आप क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा ईबीएस सीडीपी संपूर्ण। ईबीएस सीडीपी संपूर्ण, इसका मतलब ये नहीं कि जितने थीम हैं वो एक ही वीडियो में संपूर्ण हो सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा संपूर्ण एनसीएफ, यानी 4 फुल एनसीएफ और 5वां 2022 पार्शियली। ईबीएस के क्षेत्र को जान लें तो ईबीएस का क्षेत्र है रसायन विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, प्राणी शास्त्र, मानविकी, पृथ्वी विज्ञान और भौतिक विज्ञान। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है ईबीएस के क्षेत्र के बारे में, तो आप यहाँ से जानकारी दे सकते हैं। अब तक हम देखेंगे 4 एनसीएफ और 5वां आंशिक रूप से लागू हुआ है। अब देखिए हमने क्या लिखा है, अब तक के 4 एनसीएफ, 5वां इसलिए हमने यहाँ 5 नहीं लिखा कि 5वां अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, थोड़ा लगा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अब तक कितने एनसीएफ बन चुके हैं, तो आप कहेंगे 5। और बनाने वाला कौन है, तो वो है एनसीईआरटी। फर्स्ट बना था 1975 में, दूसरा 1988 में, तीसरा 2000 में और चौथा 2005 में और 5वां 2022 में। हम बात करेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 1975, 1988, 2000, 2005 की, और इन सभी में आपको बस एक ही बात कॉमन मिलता है, वह है पर्यावरण की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। इसका बनावट ऐसा है जो पर्यावरण को संरक्षित करके लेकर चलने का प्रयास करता है। एनसीएफ 2022 अभी संपूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। मैं बार बार कहता हूँ ताकि आप याद रख सकें। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला एनसीएफ है 1975, है ना, जो कि यहाँ आप देखिए। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा एनईपी की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तुरंत बाद एनसीएफ लाए जाते हैं। जो भी डिमांड है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, उन्हें कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए एनसीईआरटी को जिम्मा सौंपा जाता है पाठचर्या बनाने का। मतलब यदि पाठचर्या ही पूर्ण ना हो तो शिक्षा संपूर्ण कैसे हो सकती है।
एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके तहत NEP पहली बार 1968 में आई थी। उसका NCF कब आया था? 1975 में। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 1986 की, तो ये दूसरा NEP है। चलिए मैं और थोड़ा डिटेल से बताऊँ। पहला NEP आया था 1968 में, तो इसका दूसरा NEP आया 1986 में। याद कैसे रखेंगे? 68 को पलट दीजिए, 86 हो गया। तो 68 के बातों को जो लागू करवाएगा, जो डिमांड है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, उस पर नियम बनाएंगे। मतलब कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस कक्षा में क्या बताना है, वो सब लाया गया 1975, जो कि पहला NCF है। इसके बाद और भी आए हैं जिस पर हम बात आगे करने वाले हैं। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, इंटीग्रेटेड EVS। यहाँ पर एकीकृत का स्पेलिंग गलत है, जो मैं अभी सुधार देता हूँ। एकीकृत ये है सही स्पेलिंग, तो इसे आप रिप्लेस करेंगे। अब इस बात को समझ लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा विकसित सभी पाठचर्या में इस बात पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया है। किस पर? तो जितने भी पाठ्यक्रम होंगे वह एकीकृत होंगे। एकीकृत का मतलब अलग से नहीं, मिला जुला करके पढ़ाना। चलिए जानते हैं। वर्ष 1975 की राष्ट्रीय पाठचर्या यानी NCF 1975 में अलग विषय की मांग की गई थी। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे पहले अलग विषय की मांग कब की गई थी? अलग विषय का मतलब अलग अलग नहीं, अलग विषय का मतलब EVS को अलग विषय के रूप में मान्यता दिया जाए, अलग विषय में पढ़ाया जाए। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1975 में। ये बात की गई थी कि EVS को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। कक्षा 1 और 2 के लिए इसमें यह प्रस्तावित किया गया कि पर्यावरण अध्ययन के रूप में प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 1 एवं कक्षा 2 में प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण दोनों को सम्मिलित पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। यानी अलग से प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण ना हो करके दोनों एकीकृत हो जाएं। ये बात हुई थी 1975 के NCF में कक्षा 1 और 2 के लिए। कक्षा 3 और 5 के लिए बीच में 4 भी आएंगे, यानी कक्षा 3, 4 और 5 तक इनमें 2 विषयों के रूप में, अर्थात देखिए 1 और 2 के लिए एक विषय के रूप में, जबकि 3, 4 और 5 के लिए 2 विषय के रूप में, यानी पर्यावरण अध्ययन 1 और प्राकृतिक विज्ञान यानी पर्यावरण अध्ययन 2। देखिए 1, 2 के लिए एक ही विषय में, जबकि 3, 4 और 5 के लिए 2 अलग अलग विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ये कब की मांग है? ये 1975 की मांग है। फिर आ गया 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी बहुत चर्चा की है। अब ये देखते हैं कि NCF हमने क्या कहा था, जब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आएगी NEP, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक NCF जरूर आएगा। जिस प्रकार आप देख रहे हैं 2020 में NEP आई, तो एक NCF 2022 भी आया। भले वो आंशिक हो, लेकिन उसे पूरा तो जरूर किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या देखना है हमें? NEP 1986 तथा NCF 1988 में भी पर्यावरण अध्ययन के बारे में उपयुक्त व्यवस्था को ही मंजूर किया गया। मतलब जो 1975 में बात हुई थी
कि 1-2 के लिए एक साथ ईवीएस, जबकि 3-4-5 के लिए अलग अलग 2 विषय के रूप में। उसी को रिपीट कर दिया गया। कब? 1988 में। अब इसके बाद एनसीएफ 2000 आया। एनसीएफ 2000 ने पहली बार सुझाव दिया कि विभिन्न विषयों को की विचार को और अवधारणाओं को एकीकृत किया जाए। मतलब ये जो 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग हो रहा है, नहीं, इसे 1 to 5 के लिए प्राथमिक कक्षाओं के लिए एकीकृत कर दिया जाए। और ये पहला सुझाव आया था। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, मैंने सुझाव कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि लागू कर दिया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सुझाव दिया गया था। जैसे सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण की सुरक्षा, परिवार प्रणाली, कानून संरक्षता, मानव अधिकार, शिक्षा में वैज्ञानिक सोच का पोषण इत्यादि, सबको एक ही विषय में कीजिए। ये बात करता है एनसीएफ 2000 और मांग भी करता है। ये एनसीएफ 2000 में पहली बार पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में पृथक पृथक ना कर एकीकृत रूप में पढ़ाने की सिफारिश की गई। ध्यान से समझिएगा बात। एनसीएफ 75 ये नहीं कर पाया, 88 भी नहीं कर पाया, लेकिन एनसीएफ 2000 ने ये मांग कर दी। कक्षा 1-2 में इसे पाठ्यक्रम के अलग विषय के रूप में नहीं, इसे भाषा और गणित के साथ एकीकृत करके पढ़ा दिया जाए। लेकिन 1975 और 88 क्या कहता था कि अलग अलग हो, लेकिन 2000 क्या कह रहा है? इसे गणित और भाषा के साथ पढ़ा दीजिए। गणित की सामग्री बच्चे के नज़दीकी पर्यावरण के चारों ओर बनाई जानी चाहिए। कक्षा 3 से 5 में बच्चों को पर्यावरण उनके प्राकृतिक और सामाजिक रूप में विभक्त ना करते हुए एक संपूर्ण विषय के रूप में पढ़ने के लिए कहा गया। आपने देखा 1975 को, 1988 की जो अलग अलग मांग करता है, जबकि 2000 क्या कहता है? 2000 कहता नहीं, इसे साथ में ही किया जाए। एनसीएफ का फुल फॉर्म देखेंगे तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्र पाठचर्या की रूपरेखा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनसीएफ अब तक का माना गया है 2005 को। यहाँ से सवाल भर भर के पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल और निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार। एक सवाल तो यहीं से बन जाता है अध्यक्ष पर। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से दोस्तों। शिक्षा से संबंधित सबसे नवीनतम दस्तावेज अगर 2022 लागू हो जाएगा तो सबसे नवीनतम ये होगा। अगर आपको ऑप्शन मिल जाए कि सबसे नवीनतम, तो आप 22 के साथ जाना पसंद करेंगे, लेकिन यदि 22 ऑप्शन नहीं रहा तो आप 2005 के साथ जाएंगे। एचआरडी की अनुशंसा पर यह तैयार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य कहें तो बिना बोझ के शिक्षा, और ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 का लक्ष्य क्या है? वह है बिना बोझ के शिक्षा। इसका प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति निबंध से होता है। यानी इसको कहाँ से लिया गया? इसके इंस्पिरेशन सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से। इसमें शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। यह सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति है। कौन? एनसीएफ 2005। कुरिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें सामाजिक अध्ययन में सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। पहली बार कोई एनसीएफ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की बात करता है तो वो है 2005। इसकी कार्यशाला एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 38 सदस्य थे। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता
शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जरूरी है। जो उद्देश्य एनईपी मांगता है उसके लिए पाठ्यक्रम जरूरी है। इसका भाषा फॉर्मूला त्रिभाषाई फॉर्मूला, यानी प्रथम भाषा में राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा, द्वितीय में अंग्रेजी यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और तृतीय है स्थानीय भाषा, जिसे पंजाबी, संस्कृत, तमिल इत्यादि ये सब। प्रथम भाषा में मातृभाषा को भी स्थान दिया गया है। इसमें गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब गणित के उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति से है, और यहाँ से क्वेश्चन बने हैं मेरे दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें गणित की लंबी आकृति का मतलब एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाने से है। ये दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक विकास को विकसित करना, ये भी पूछा जा चुका है। गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है कि बच्चों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम के सुधार को एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के 1992 आए हुए विचार था। मतलब ये विचार कब आया था? ये विचार आया था 1992 में, लेकिन लागू कब किया गया? 2005 में। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा, सुधारों में सामूहिक कार्य, मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन आदि को सुधारा गया है। एनसीएफ 2005 में भी प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप में ही सशक्त रूप से पढ़ाने पर बल दिया गया है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण संबंधित कौशलों एवं सरोकारों को भाषा एवं गणित के माध्यम से संबंधित करने की संस्तुति की गई है। कक्षा 3 से 5 तक अलग विषय के रूप में पढ़ाए जाने की संस्तुति की गई है। ये हमारा ऑफलाइन का जानकारी है। जिससे ज़्यादा जानकारी लेनी हो हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एनसीएफ 2022 की और जानेंगे इसकी विशेषताओं को। केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका का शुभारंभ। पहला पॉइंट वेरी इम्पोर्टेंट कि बाल वाटिका का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वो केंद्रीय विद्यालयों में। और किसके लिए लागू किया गया है इसे? अब तक किया गया है फाउंडेशन स्टेज के लिए। इसमें 4 चरण है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मध्य और माध्यमिक चरण। फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए देश की पहली एकीकृत एनसीएफ है। यानी ये पहला एनसीएफ है जो लाया है, और एनईपी में भी ये बात कही गई है, जो कक्षा नहीं, एज 3 से 8 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए। यानी अगर हम बात करें तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2। फिर से नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2, ये 5 कक्षाएं ये फाउंडेशन स्टेज में आते हैं। और केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका भी लागू कर दी गई है। अगले पॉइंट को देख लें। वैचारिक, परिचालन एवं आपस में संवाद संबंधी दृष्टिकोण, अध्यापन, समय एवं सामग्री की व्यवस्था और बच्चे के समग्र अनुभव के मूल में खेल का उपयोग किया जाएगा। इस एनसीएफ में यानी एनसीएफ 2022 में खेल पर विशेष महत्व दिया गया है। यह खेल आधारित शिक्षा शास्त्र है। सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इस पर हमने निपुण भारत करके एक
वीडियो बनाया है उसे भी आप जरूर देख लें। पंचकोश की अवधारणा, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाली जो परीक्षा चल रही है भी उसके लिए। पंचकोश की अवधारणा, ये पंचकोश क्या है ये अब हम जानेंगे। पंचकोश की अवधारणा तैत्तिरीय उपनिषद से उत्पन्न हुई है, जो यजुर्वेद का उपनिषद है। यजुर्वेद क्या है? 4 वेदों में एक वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनमें से ये यजुर्वेद से लिया गया है। उसमें एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, उसी से। पंचकोश वस्तुतः ज्ञान की 5 परतें हैं और इससे एक बच्चे के संपूर्ण अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। ये मातृभाषा में पढ़ाने की बात करता है। कहाँ पर? सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों में 8 साल के बच्चों के लिए, सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा की, यानी यह विदेशी भाषा का खंडन करता है। ये देखिए पंचकोश विकास में क्या है? पहला है अन्नमया कोश, दूसरा है प्राणमया कोश, तीसरा है मनोमया कोश और चौथा है विजननमया कोश और चौथा है आनंदमया कोश। ये कोश को आप जरा सा ध्यान से देख लेंगे। पंचकोश में शामिल है अन्नमय कोश यानी भौतिक परस, प्राणमय कोश यानी जीवन शक्ति ऊर्जा परत, मनोमय कोश यानी मन की परत, विज्ञानमय कोश बौद्धिक परत और आनंदमय कोश आंतरिक परत। ठीक है। एनसीएफ के मुताबिक पंचकोश मानवीय अनुभव, समझ और शरीर के मन के महत्व की एक प्राचीन व्याख्या है। और ये जो आपने तस्वीर देखा ये आज की बात नहीं, ये प्राचीन समय में ऐसी व्याख्या की गई है। प्रत्येक परत कुछ विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। एक बच्चे का समग्र विकास इन 5 परतों के पोषण को ध्यान में रखता है। ये शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, भावात्मक और मानसिक विकास, बौद्धिक विकास तथा आध्यात्मिक विकास हैं। ये 5 विकास मानव विकास के लिए समग्र शिक्षा की दिशा में स्पष्ट मार्ग और दिशा देता है। कौन? पंचकोश की अवधारणा। वैसे शिक्षण विधियों का इस्तेमाल ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाए, मतलब ये एनसीएफ कुछ अन्य प्रकार की सिफारिश भी करता है। आपने जितने एनसीएफ देखे वो कुछ और बातें कहता है। वो बातें क्या कहता है कि ऐसा शिक्षण विधि का इस्तेमाल कीजिए जो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाए। पाठ्य पुस्तक की सूचनाओं को ज्ञान न माना जाए। मोटी मोटी पुस्तकें विद्यालयों की असफलता दिखलाती है। और चौथा बात कहता है शुरुआत में ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना, भाषण देकर नहीं, उपदेश के द्वारा नहीं। मतलब नैतिक शिक्षा का ज्ञान तो देना है लेकिन भाषण या उपदेश देकर के नहीं, करके दिखाना है। अगर शिक्षकों का नैतिकता अच्छा होगा तो बच्चे ऑटोमेटिक नैतिकता अच्छे सीख जाएंगे। साथ ही यह बात भी करता है एनसीएफ कि अच्छे वातावरण देकर प्रतिस्पर्धा की भावना का विकसित करना, सिर्फ भाग लेने के लिए प्रेरित न कि पुरस्कार जीतने के लिए। मतलब आप बच्चे को भाग लेने दिखाइए, हार जीत तो होते रहता है। उन्हें ऐसे समझाएं कि तुम पुरस्कार के लिए नहीं खेल रहे हो, तुम अपने विकास के लिए खेल रहे हो, भाग लो। जीते या ना जीते वो बात की बात है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, रटने की विधि को हतोत्साहित किया जाए। ये सभी सिफारिशें एनसीएफ करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा, ये सारे एनसीएफ करते हैं। पाठ्य पुस्तक, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम केंद्रित ना हो। ऐसा ना हो कि आप सिलेबस कंप्लीट कराने में लग जाएं। राष्ट्रीय मूल्य के लिए एक आस्थावान विद्यार्थी का निर्माण करना ही परम कर्तव्य हो जाता है। अभिभावक को शिक्षण गतिविधियों से जोड़ा जाए। कक्षा में हमेशा शांति स्थापित करने की बात से बचा जाए। यदि बच्चे हमेशा शांत रहेंगे तो फिर वो उत्सुक नहीं होंगे, वो सवाल नहीं पूछेंगे।
इसका मतलब ये भी नहीं कि बच्चों को अनुशासनहीन कर दिया जाए। विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना करना और उन्हें पुस्तक चुनने की छूट मिलनी चाहिए। शिक्षकों को शिक्षण से संबंधित संसाधन समय से पहुंचाने चाहिए। जो जरूरी चीज़ें हैं वो समय पर पहुंचनी चाहिए। पर्यावरण विषय को एकीकृत करने की आवश्यकता। क्यों एकीकृत किया जाए? ऐसा माना जाता है कि बच्चे टुकड़े टुकड़े में खंडित बातों की जगह संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। जैसे एक बच्चा पेड़ को एक संपूर्ण पेड़ के रूप में पहचानता है, वह पेड़ को घर का पेड़ या बाहर का पेड़ के रूप में पहचानता है। वह मूर्त बातों को ही देखता है। ऐसे में यदि हम उसे अमूर्त अनुभव से परे की बात बताने लगे तो वह अपने अनुभवों से जुड़ नहीं पाएगा और सूचनाओं को रटने लगेगा, अपने पर्यावरण के प्रति सार्थक समझ विकसित नहीं कर पाएगा। इसलिए पर्यावरण विषय को एकीकृत करने की आवश्यकता है। बात करेंगे हम दोस्तों ईबीएस के थीम की। तो एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को एकीकृत विषय स्वरूप प्रदान करने के लिए 6 विषय क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें बहुविषमता को एकीकृत किया गया है। उन्हें थीम कहा जाता है। ईबीएस के 6 थीमों को देख लीजिए। तो पहला है परिवार और मित्र। इसमें हम पढ़ेंगे संबंध, परिवार के संबंध, मित्रों से संबंध, जानवर, पौधे, कार्य एवं खेल को, भोजन, पानी, जल, आवास, यात्रा, और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। कभी कभी आपको देखने मिलेगा चीज़ें जो हम बनाते हैं। पहला थीम में हम जानकारी लेते हैं या बच्चों को जानकारी देते हैं आपसी संबंधों के बारे में, जानवरों के बारे में, पौधों के बारे में, कार्य एवं खेल के बारे में। दूसरे थीम जो भोजन है, उसमें हम भोजन के स्वाद, उसके पाचन, विभिन्न प्रकार के भोजन, कुछ फल सब्जियां जो बाहर से आई हैं, भोजन पकाने के तरीके एवं संरक्षण आदि विषयों पर चर्चा की गई है। हमने इस पर अलग से वीडियो दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पानी या जल। इस थीम के अंतर्गत पानी के महत्व, जल की कमी और प्रदूषण से होने वाली समस्याओं, जल के स्रोतों तथा उनका संरक्षण और जल जनित रोगों के विषय में चर्चा करेंगे और इसमें की भी गई है। आवास जो कि चौथा थीम है। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के आवास, लोगों का पहनावा, रहन सहन, उनका पहनावा, प्राकृतिक आपदाओं, मानव निर्मित आपदाओं और उससे उत्पन्न समस्याओं के विषय में चर्चा की गई है। इस पर भी हमने अलग से वीडियो दिया है, उसे भी ज़रूर देखें। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तो वीडियो नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी नया है, लेकिन आपको जितने वीडियो मिलेंगे सब सटीक मिलेंगे और सारे वीडियो से प्रश्न पूछे जा चुके हैं इस बार के एग्ज़ाम में और पूछे भी जाएंगे। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न यात्रियों के अनुभव, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइन, धातुओं के प्रयोग आदि विषयों की चर्चा की गई है। किसमें? यात्रा नामक थीम में। और छठा थीम है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं में प्रयुक्त तकनीक या प्रक्रियाएं, प्रयोगों आदि पर चर्चा की गई है। उपरोक्त थीमों के साथ साथ एनसीएफ 2005 उपरोक्त लिखित पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु की विशेषताओं की भी संस्तुति करता है। अब एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत और मार्गदर्शन सिद्धांत से भी सवाल पूछे जाते हैं। पहला है ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। दूसरा है सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधि से परे हो, मतलब दूर हो। पाठचर्या को समृद्ध बनाना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा के जीवन के साथ समेकित करना। देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण करना। निर्णायक पहचान का मतलब
यदि कोई बच्चा किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने को अग्रसर है तो हमें उसका पोषण करना चाहिए। पर्यावरण शिक्षण का महत्व जान ले भाई। क्या होता है ये? हमारे पर्यावरण में सभी चीज़ें उपस्थित है और सभी चीज़ें सभी के लिए, ऐसा नहीं कि किसी की बपौती संपत्ति है वो। और इन सभी चीज़ों को सभी के लिए बचाए रखने के लिए पर्यावरण शिक्षण अति आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षण के महत्व निम्नलिखित हैं। पहला है, पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और उनके संरक्षण करना सिखाता है। दूसरा है, पर्यावरण शिक्षण के द्वारा हम पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। तीसरा बात है, पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाती है। चौथा पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। और पांचवा पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षण से हमें ज्ञात होता है कि पर्यावरण के घटक जैविक यानी पेड़ पौधे जीव जंतु और अजैविक प्रकाश वायु जल मृदा इत्यादि हमारे लिए क्यों आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य को जान लें तो जब हम पर्यावरण शिक्षा प्रदान करते हैं तो हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें पर्यावरण के महत्व निहित हों, अन्यथा वह शिक्षा व्यर्थ है। अतः पर्यावरण शिक्षण के दौरान हमें पियाजे के कथन, जो कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसकी मद्देनज़र निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रुचि, कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। दूसरा है, आसपास के पर्यावरण से विद्यार्थियों को परिचित कराना। तीसरा है, विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति संपूर्ण यानी साकल्यवादी दृष्टिकोण का विकास करना। प्राकृतिक भिन्नता एवं इसके कारणों को बताना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को यह बताना कि पर्यावरण हमारी धरोहर है और इसके हम पालक हैं, अतः भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना। उनमें सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास करना ताकि वे स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के विषय में जानकारी देना। विद्यार्थियों में एक अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना। अगला पॉइंट है, ये सारी बातें पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य हैं। विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं में नहीं होगा, से होगा। विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं से अवगत कराना अर्थात वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना। विद्यार्थियों में जनतांत्रिक एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। अब हम देखेंगे कुछ प्रश्नों को। आपने कई महत्वपूर्ण बातों को समझा और वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो यार। एक वीडियो बनाने में अभी आप देखेंगे, अगर मैं टाइम चला दूं तो अभी बज रहे हैं रात के 11:50। अच्छी क्वालिटी के लिए हमें दिन रात एक करना पड़ता है, तब जा कर के आप एक अच्छा वीडियो पाते हैं। और ऐसे में बच्चे वीडियो तो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थोड़ा हमारे पर भी ध्यान दो, जल्दी से अभी भी फटाफट कर दो। कोई बात नहीं, जो बातें हो गई, लेकिन अब तो कर दो। और कमेंट भी करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। पहला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षण में सम्मिलित है सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, पर्यावरण या सभी? तो हमने शुरू में ही कहा आपको कि पर्यावरण शिक्षण में सभी सम्मिलित हैं, और भी कई हैं जो कि वीडियो के शुरू में हमने बताई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार निम्न में से किसे पर्यावरण के अध्ययन की थीम में शामिल नहीं किया गया है? यानी इनमें से कौन सा एक थीम नहीं है? परिवार और मित्र है, आवास है, चीज़ें हम कैसे बनाते ये भी है, लेकिन मृदा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से पर्यावरण शिक्षण की कौन सी प्रकृति नहीं है? बच्चों को करके सीखने का मौका मिले, ये है। बच्चे प्रश्न पूछे, ये भी है। बच्चों को खोजबीन करने का मौका मिले, ये भी है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे गलतियां कम करें। भाई जब गलतियां करेंगे तभी तो हमें उसके बारे में पता चलेगा कि क्या समस्या रह गई है, हम उसे उपचार करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं एवं कहानियाँ शामिल करने का उद्देश्य क्या है? विषय वस्तु के एक रास्ता में बदलाव लाना, जी बिल्कुल। बच्चों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता का विकास करना, ये भी है। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने का मौका देना, ये भी है। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान के स्रोत हैं परिवार एवं समुदाय, शिक्षक एवं पाठ्यपुस्तक, कहानियाँ एवं कविताएं। तो भाई सभी तो है, सभी के द्वारा एक बच्चा ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। छठा प्रश्न है, कई अध्ययनों से पता चला है कि द्विभाषी प्रवीणता का स्तर बढ़ा है संज्ञानात्मक विकास के द्वारा, सामाजिक सहिष्णुता से, विविध सोच से, या सभी से। यानी द्विभाषिता से क्या बढ़ा है? तो द्विभाषिता से संज्ञानात्मक विकास भी होता है, सामाजिकता भी होती है और विविध सोच भी बढ़ती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य है द्विभाषावाद, बहुभाषावाद, सिर्फ अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी भाषा सीखने का उद्देश्य है बहुभाषावाद। 3 तरह की भाषा हमने बताया आपको, एक होता है मातृभाषा, दूसरा होता है द्वितीय भाषा, और तीसरा में हम बात करते हैं एक विदेशी भाषा की। और मातृभाषा के साथ साथ ये जो स्थानीय भाषा की बात भी कहता है एनसीएफ। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते, वह स्कूल की विफलता का संदेह है, संकेत करता है। सहमत हैं आप? दृढ़ता से सहमत हैं, असहमत है, या बिल्कुल सहमत हैं? तो मैं इससे दृढ़ता से संबंध हूँ। यदि पप्पू फेल करता है, इसमें भी विफलता विद्यालय प्रशासन की है, न कि बच्चे की। तो आप एक गार्जियन के तौर पे कह सकते हैं कि मेरा बच्चा ठीक है, आपने ही सही से नहीं पढ़ाया होगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को इस रूप में देखा जाना चाहिए, परिशिष्ट के रूप में, विकल्प के रूप में, उपरोक्त में के दोनों के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसे एक सप्लीमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी ये जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है, उसे आप मूल नहीं मान सकते, उसे आप मेन नहीं मान सकते, उसे हमेशा सेकेंडरी में मानना होगा, प्राइमरी नहीं। 10वां है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में छात्रों की स्कूलों में दिनचर्या कैसी हो, इस पर कहा गया है कि उन्हें रटने की प्रवृत्ति त्याग देनी चाहिए। ये बात सही लग रही है। अगला है, साल में 2 बार मुख्य विषयों के इम्तिहान लेकर ग्रेड देने चाहिए। तो भाई ग्रेड यहाँ जो है वो नेगेटिव है। वास्तविक जीवन तथा विद्यालय के बाहर के अनुभव को विद्यालय में होने वाले अनुभवों से जोड़ना चाहिए। तो सबसे सटीक तो यही है ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने कहा, कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किस पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं करता है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। मतलब एनसीएफ 2005 अलग विषय की बात नहीं करता है, एकीकृत विषय की बात करता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। इसका सही आंसर यही है कि भाई किताब कम कर दीजिए और पर्यावरण जो दिखता है वैसे माहौल का निर्माण कीजिए आप, जिससे बच्चे जो 1-2 क्लास के हैं वो पर्यावरण अध्ययन को सीख जाएं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में किसे प्रस्तावित नहीं करती है? इसमें नेगेटिव खोजना है। तो बच्चों के अनुभव को संदर्भों से जोड़ना बिल्कुल सही, ये करती है। हस्त प्रक्रियाकलाप ये भी करती है। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना ये थोड़ा सा कठिन है बच्चों के लिए। विषय अनुसार उपागम, तो तकनीकी शब्दावली बच्चों के लिए कहीं भी उचित नहीं होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से प्रयोग की कुशलता को अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को आधारभूत समझ विकास करना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना,
कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ना। यही तो हमने कहा था आपको, एनसीएफ जब आपको बता रहा था तो ये भी कहा था ना। और 14 नंबर का प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण अपने चरित्र में डैश और डैश होता है। तो शिक्षण अपने चरित्र में सक्रिय और सामाजिक होता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का विस्तार करें। क्या है? एनसीएफ 2005 का विस्तार करें। तो 2000 भी लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं था, इधर तो कोई टेंशन हुआ नहीं। टेंशन तो लेफ्ट साइड में है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क, नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क या नेशनल क्लास फ्रेमवर्क, तो इसका जो हिंदी है तो ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। तो आप दोनों याद रखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से अपना चयन करेंगे। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। और हमने इस वीडियो में आपको क्या बताया? हमने इस वीडियो में आपको एनसीएफ के सारी बातों को एक ही वीडियो में निचोड़ करके बता दिया। हमने ये भी कहा कि एनसीएफ कौन बनाते हैं? एनसीईआरटी बनाते हैं, और एनसीईआरटी ने क्या कहा है। और यह वीडियो केबीएस, सीटेट, एनवीएस, जेटेट और जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा है सबके लिए लाभकारी होता है। तो मेरी मेहनत के लिए और आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और मेरे लिए एक लाइक ज़रूर करें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए ला सकूं। जय हिंद।